हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कृष्ण आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ एक नया चैप्टर। ठीक है, तो ये मैं आज चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, एक्सरसाइज जो आपको स्टार्ट करने वाला हूं, ये आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी ये क्लास आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसको कुछ भी आपको एक भी पॉइंट आपको क्या नहीं करना है, मिस नहीं करना है। ठीक है, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, एक्सरसाइज नंबर कौन सी आपकी 10th क्लास की 2, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, आज हम इसका करने वाले हैं बेसिक, यानी इसका परिचय। ठीक है, इस बेसिक परिचय में से आपके वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर को सीखने से पहले इसका बेसिक ज्ञान आपको लेना बहुत जरूरी है। इसका अगर बेसिक ज्ञान ले पाते हैं और अगर बेसिक सही ढंग से सीखते हैं, इसके बेसिक फंडे अगर आपके क्लियर होते हैं, तो आगे का जो चैप्टर है वो आपके क्या हो जाएगा, एकदम इजी लगेगा और आपका अच्छे तरह से क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो आज हम करने वाले क्या, इसका परिचय। तो परिचय, ये जो एक्सरसाइज है आपकी बीज गणित की बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। और आपकी 10th क्लास की जो बहुपद है ये आप 9th क्लास के अंदर भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, वहां भी कौन सी एक्सरसाइज थी आपकी, दूसरी, और उसका भी नाम क्या था, बहुपद। ठीक है, तो वो सेम एक्सरसाइज यहाँ है लेकिन थोड़ी सी क्या है, अलग है, लेकिन आप इसको 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो। तो आज हम इसका करने वाले बेसिक, देखो बेसिक क्या है, देखो छोटी छोटी चीजें अपने आज सीखने वाले। तो बीज गणित है, बीज गणित में सबसे पहला शब्द आता है व्यंजक। बीज गणित व्यंजक क्या होता है, बीज गणित व्यंजक एक गणितीय कथन होता है जिसके अंदर चर, स्थिरांक और गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है, तो बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है, मैं आप बीज गणितीय व्यंजक लिख रहा हूं, जैसे व्यंजक लिखा मैंने, कौन सा, कोई व्यंजक लिखा मैंने, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस का क्या हो गया 2। ये सारे क्या बीज गणितीय व्यंजक है। और जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 5, ये भी क्या है, बीज गणितीय व्यंजक है। ठीक है, इसमें मैंने अभी क्या बताया है, मैंने कहा गणित बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है, गणितीय कथन होता है जिसके अंदर चर, स्थिरांक और क्या शामिल होता है, उसके अंदर शामिल होता है आपके गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो चर राशि क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं भाई। चर राशि मैंने अभी क्या बताया आपको, चर चर राशि क्या होती है, जैसे x y z, ये आपकी क्या चर राशि। चर राशि वो राशि है जो कभी, जो हर स्थिति में क्या होती है, परिवर्तित होती है, यानी जो निश्चित नहीं होती, क्या नहीं होती, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अब निश्चित कैसे, मान लो कि जब हम किसी का मान निकालते हैं, उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं, फिर y मानते हैं, फिर क्या मानते हैं, z मानते हैं। मतलब निश्चित नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो x का मान अगर मैं रखूं तो यहाँ x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान क्या 2 भी हो सकता है, x का मान क्या हो सकता है 3, x का मान -3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। ठीक है, ऐसी राशि जो निश्चित नहीं है, हर स्थिति में क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, वो आपका कैसी राशि है, चर राशि है, क्या है, चर। अब बात करते हैं अचर। अचर या फिर क्या होता है, स्थिरांक। अच्छा, या फिर स्थिरांक क्या होता है, जैसे हम जो संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा इत्यादि, ये सारी क्या है आपकी चर अचर राशियां हैं, यानी ये कभी बदलेगी नहीं। अब एक को क्या बोल, एक ही तो बोलोगे, एक ही से कुछ दो, एक के बराबर कोई दूसरा मान रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये आपकी राशियां कौन सी है, अचर राशियां है। अब बात करते हैं, मैंने अभी बताया आपको गणितीय संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती है, देखो गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रिया यानी प्लस, माइनस और गुणा और क्या हो गया आपके भाग, ये आपकी क्या गणितीय संक्रियाएं। इन सबसे मिलकर जो बना है वो आपका क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके थे चर, अचर और संक्रियाएं। ठीक है, चलिए, पदों के अनुसार बीजीय व्यंजक। ठीक है, पदों की संख्या के अनुसार क्या होता है बीजीय व्यंजक, यानी क्या क्या होता है, देखो एक पदी, द्विपदी,
त्रिपदी, त्रिपद, द्विपद और एक पदी, ठीक है। और ये इसको क्या बोल दिया, भूपद। अब देखो एक पदी किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो, एक पद हो, क्या हो, एक पद। एक पद कैसे, मान लो मैंने लिखा x, ये एक ही है ना, इसके अंदर क्या शामिल हो रहा है, एक पद शामिल हो रहा है। कोई दूसरा पद है क्या पे, दूसरा पद। आप पदों की पहचान कैसे करोगे, पदों की पहचान आपको तब होगी जब उसकी वो किससे जुड़े हो, या फिर उसमें कौन संख्या लगी हो, प्लस या फिर माइनस संख्या लगी हो, ठीक है। तो उससे आपको पदों की क्या होगी, गिनती होगी, वो पद को क्या करें, अलग करेंगे, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा x, या फिर मैंने लिख दिया 5x, ये भी पूरा क्या एक पद है। या फिर मैंने लिखा 5xy, ये भी पूरा क्या है, एक पद है, ठीक है। अब बात करना द्विपद की, जैसे मैंने लिखा x प्लस का 5, x प्लस का 5, ये एक और ये दूसरा, तो इसमें कितने पद हो गए, 2। आगे मैंने लिखा y माइनस का 10, तो इसके अंदर भी कितने पद, एक और ये 2, दूसरा पद। अब मैंने लिख दिया आपके आगे x प्लस वाई, इसके अंदर भी कितने पद हैं, 2। आगे मैंने लिखा यहाँ पे 2x² प्लस का y, इसके अंदर भी कितने पद हैं, 2। तो ये आपका कौन सा हो गया, द्विपद व्यंजन। अब बात करते त्रिपद। त्रिपद यानी इसके अंदर क्या हो, 3 पद हो। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई माइनस का z, इसके अंदर कितने पद, 1 2 3। आगे चलते हैं, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई और प्लस का कितना आ गया आपके पास 10, आगे इसके अंदर कितने पद हैं, 3 पद, ठीक है। आगे मैंने लिख दिया आपके x² प्लस का y² प्लस का z², ये भी कितना पद है इसके अंदर, त्रिपद है, ठीक है, बहुपद। अब ये जो है ना, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है, इसको इन सारों को क्या बोलते हैं, बहुपद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक या फिर एक से क्या हो, अधिक पद हो, वो आपका क्या कहलाता है, बहुपद ही कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद। तो इसको चाहे एक पद बोलूं या फिर क्या बोलूं, बहुपद बोलूं, एक ही बात है। मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए द्विपद, इसको द्विपद बोल दूं या फिर द्विपद बहुपद बोल दूं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। और त्रिपद बोलूं या फिर इसको क्या बोलूं, त्रिपद बहुपद बोलूं, ये भी क्या आपका क्या है, बहुपद है। या फिर बहुपद की कैटेगरी के अंदर यानी श्रेणी के अंदर और कौन सा आएगा, जैसे हमने लिखा x प्लस का y प्लस का z प्लस का कितना 5, यानी 3 से ज्यादा, ये आपका क्या हो गया, बहुपद। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इनको मैं और क्या बोल सकता हूं, देखो जैसे मैंने एक पदी लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूं एक पदी बहुपद, ठीक है। ये भी क्या है आपका, द्विपद बहुपद है, ठीक है। ये आपका क्या, त्रिपद बहुपद है, ठीक है। और ये आपका क्या है, आपका बहुपद, ठीक है। अब बात करते हैं ये कितने चर में एक पद है, कितने चर में द्विपद है, ये कितने चर में त्रिपद है और ये कितने चर में बहुपद है, चर राशि कितनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो, मुझे बताओ चर राशि कितनी है। यहाँ पे देखो चर का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। जो परिवर्तनशील हो वो आपके क्या कहलाती है, चर कहलाती है। वेरिएबल हर स्थिति में क्या होगी, चेंज होगी यानी परिवर्तन होगी, ठीक है। उसके लिए कुछ भी आ सकता है, जैसे एक्स, इसके अंदर वो चर कोई दूसरी राशि है क्या, चर एक अकेला एक्स चर है, तो ये किसमें, एक चर में क्या है, एक पद, या फिर एक चर में क्या बहुपद है। इसके अंदर कितने चर है, इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर कितने चर है, इसके अंदर 2 चर है, लेकिन है कितना ये पद, एक पद, ठीक है। इसको क्या बोल सकता हूं, एक चर में बहुपद या फिर एक चर में एक पद ही, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके अंदर कितने पद है, इसके अंदर 2 पद है, लेकिन चर राशि कितनी है इसके अंदर, एक, कौन सी, x, इसके अंदर चर राशि कितनी है, एक। तो ये एक चर में बहुपद है या फिर एक चर में द्विपद है, ये एक चर में है या 2 चर में, ये कितने, 1 और 2, ये 2 चर में है। ये 2 चर में क्या द्विपद या फिर दो चर में क्या आपका बहुपद है। आगे चलते हैं, आपकी ये कौन सा है भाई, ये भी आप एक्स एक है, दूसरा क्या चर कौन सा वाई, तो ये कितने चर में है, 2 चर में बहुपद या फिर 2 चर में क्या आपका द्विपद है। आगे चल, इसके अंदर कितनी चर राशियां हैं, 1 2 3, तो इसके अंदर कितनी चर राशियां हैं, 3 है। आगे चल, इसके अंदर कितनी चर राशि है, 2, इसके अंदर भी कितनी है, 3, इसके अंदर कितनी चर राशियां है, 3, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, मतलब ये कितने चर में बहुपद है, ठीक है। तो चर राशि को गिनती करोगे, चर राशि मतलब जो परिवर्तनशील है, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब चलते हैं आगे, इनकी घातों के अनुसार इनके नामकरण, ये तो क्या थे, इनके पद के अनुसार यानी पदों की संख्या के अनुसार, एक पद है, द्विपद है, जैसे
ठीक है, अब चलते हैं इनकी घातों के अनुसार इनका नामकरण क्या होगा, यानी पावर के अनुसार। तो चलते हैं भाई इनकी पावर के अनुसार, घातों के अनुसार नामकरण। चलिए, जैसे मैंने लिखा आपके, मैंने केवल x लिख दिया, मैंने लिखा 5x, मैंने लिखा यहाँ पे माइनस का 3x, ठीक है। तो ये आपकी कैसी बहुपद है, इसको पहचानने के लिए इसकी क्या देखोगे, घातों के अनुसार नामकरण करना है, ठीक है। तो इसकी क्या देखनी है, आपको घात देखनी है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी घात कितनी है, भाई घात कुछ दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब घात कितनी है, उसकी 1 है। क्या है, 1। जब किसी बहुपद की या फिर एक पद की क्या हो, घात 1 हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं अपने, रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं उससे, अपने रेखिक बहुपद, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। ऐसी बहुपद जिसके अधिकतम घात कितनी हो, यानी सबसे बड़ी पावर कितनी हो, सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, वो आपका क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। क्या कहलाता है आपका, द्विघात बहुपद। इसके अधिकतम घात देखो, यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, उससे छोटी कितनी है, 1 है। तो इन दोनों के अंदर बड़ा कौन है, 2 है। तो सबसे बड़ी घात के अनुसार क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं, यानी अधिकतम घात के अनुसार। तो अधिकतम घात कौन सी, 2 है, तो इसके अनुसार क्या बना, द्विघात बहुपद। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, यहाँ भी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या बना आपका, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जैसे मैंने लिखा आपका, ठीक है, ये तो इसके अंदर देखो x की घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3 है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो अधिकतम घात 3 है, तो उसके अनुसार इसका नामकरण क्या होगा, त्रिघात बहुपद। कौन सी बहुपद आपके, त्रिघात बहुपद। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं, मान लो 3 से बड़ी घात आ जाए, ठीक है, जैसे मैंने लिखा x की पावर 4 प्लस का x की क्यूब, ठीक है। कुछ भी ऐसे कोई भी समीकरण हो जिनकी x की घात कितनी हो, 3 से बड़ी, जैसे 4, यहाँ कितनी है अधिकतम घात कितनी, 4, यहाँ भी अधिकतम घात कितनी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, देखो 4 है, 3 भी है, लेकिन इससे 3 से बड़ा कौन है, 4, तो अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 4, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। तो ये आपका क्या, बहुपद। यानी अगर ये तो आपका क्या हो गया, अभी अगर अधिकतम घात 1 है तो रेखिक बहुपद हुआ। अगर अधिकतम घात किसी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अगर किसी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो आपको क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। और अगर किसी चर राशि की अधिकतम घात 3 से बड़ी हो, यानी 3 से बड़ी मतलब 4 हो, 5 हो, 6 जो भी हो, 3 से बड़ी, वो आपका क्या कहलाएगा, केवल और केवल क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। आई बात समझ में। इससे कुछ आगे चलते हैं, देखो अब बात करते हैं इनके गुणांकों की। किसकी बात करते हैं, इनके गुणांकों की। चलिए, देखो और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, गुणांक। गुणांक क्या होता है, देखिए भाई, और गुणांक कैसे कैसे, मान लो आपको समीकरण दे दी कोई 3x² माइनस का 5x, और यहां आपके दिया आपके माइनस का x³, ठीक है, और यहाँ प्लस का कितना दे दिया 10, बराबर कितना रखा 0। और आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपको ये क्या दे दिया, बीजीय व्यंजक दे दिया, और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है आपसे, वो देखें। तो आपसे क्या क्या पूछेगा, यहाँ पे x³ का गुणांक, x² का गुणांक,
x का गुणांक, या फिर क्या पूछ सकता है आपसे, अचर पद। ये क्या क्या होते हैं अभी हम सीखने वाले हैं भाई आगे। देखो एक्स क्यूब का गुणांक, अब गुणांक के आप अगर टुकड़े करो तो क्या आता है, देखो गुणांक के अगर टुकड़े करो तो क्या होता है, गुणा प्लस अंक, ठीक है। यानी जिसका किसी के गुणा में जो अंक हुआ आपका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। अब मैंने किसका गुणांक पूछा है, मैंने पूछा है एक्स क्यूब का गुणांक। जब मैंने एक्स क्यूब का गुणांक पूछा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब एक्स क्यूब का गुणांक पूछ रहे हैं कोई, ठीक है, तो एक्स क्यूब के गुणा में कितना होगा, तो यहाँ एक्स क्यूब के गुणा में कितना भी, यहाँ एक्स क्यूब इसके गुणा में कुछ नहीं है, ठीक है। एक्स क्यूब के गुणा में कुछ, इसका मतलब आप क्या होगा, जीरो है, जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी के गुणा में अगर जीरो होता, मान लो कि हमने एक्स लिखा, इसके गुणा में जीरो है, तो इसका मान कितना होता, जीरो होता। लेकिन यहाँ पे खुद एक्स क्यूब मौजूद है ना, तो इसका गुणांक कितना है, जीरो नहीं है, ठीक है, वो खुद मौजूद है। इसका गुणांक कितना है, जिसका गुणांक कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं लिखा जाए, इसका गुणांक कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। और उसका चिन्ह कैसा है, उसका चिन्ह कैसा, माइनस है, ठीक है। तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना, माइनस एक। अब आगे चलते, किसका गुणांक पूछा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, उसके गुणा में कितना है, एक्स स्क्वायर गुणा में कितना है, ये पूरा गुणा में नहीं है, सिर्फ आपको इसके गुणा में कौन सा दिख रहा है, आपको तीन, और आगे इसका चिन्ह कैसा, माइनस तीन। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, माइनस का तीन। अब आगे चलते एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणा में कितना है भाई, ये एक्स के गुणा में, एक्स गुणा में कितना, माइनस का पांच। अब आपसे पूछा अचर पद, अचर पद कितना है, अचर पद यानी मैंने आपको बताया था स्थिरांक, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, तो वो कितना है, जैसे जिसके गुणा में क्या हो, चर राशि नहीं हो, तो इसके गुणा में कोई चर राशि है क्या, नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा। जैसे अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो क्या है, पांच है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए, नहीं, इसके गुणा में क्या है आपका, इसके गुणा में एक चर राशि है, तो ये पूरा क्या बन गया, चर बन गया, क्या बन गया, चर। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसी राशि जिसके गुणा में क्या नहीं हो, चर राशि नहीं हो, आपका क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। तो ये आपका क्या, इसके गुणा में कोई चर राशि नहीं है, तो ये आपका क्या, अचर पद है। और ये कितना है आपका, प्लस का 10, तो अचर पद का मान कितना आ गया, प्लस का 10। इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं आपको, ताकि आप क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, देखो मैंने लिखा यहाँ पे एक्स क्यूब की बटा कितना, 2 माइनस 3 बटा 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां दिया मैंने प्लस का 5x और बराबर कितना रखा है, 10, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पूछा मैंने, इसके अंदर वो सेम ही चीज पूछी है, क्या, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये क्या क्या होंगे भाई, देखिए एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक आपको मैंने वही बताया, गुणांक का मतलब जिसके गुणांक पूछा उसके गुणा में कितना है, तो एक्स क्यूब का गुणांक पूछा, तो एक्स क्यूब के गुणा में कितना है, एक्स क्यूब गुणा में कितना है, एक है क्या, नहीं, एक्स क्यूब के गुणा में एक नहीं, मैंने किसका गुणांक पूछा है, एक्स क्यूब का गुणांक पूछा है। तो आपको देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक पूछा है, तो इसके बटे में कितना, 2 है, तो ये पूरा ये पद है ना, तो इसके गुणांक में क्या देखना है, एक्स क्यूब के गुणा में देखना है। तो एक्स क्यूब को क्या कर दो, आप अलग कर दो, एक्स क्यूब का अलग कैसे करोगे, देखो इसके गुणा में कितना है, 1, और इसके नीचे कितना है, 2, तो ये इसके पूरा पूरा क्या है, इसके गुणा में, देखो ये वाला भाग इसके पूरा क्या है, गुणा में है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचता है, 1 बटा 2 एक्स क्यूब, ठीक है। अगर इसको अलग करता हूं तो एक्स क्यूब के गुणा में कितना भी, एक्स क्यूब के गुणा में आपका 1 बटा 2, तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो गया भाई, 1 बटा 2। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है भाई, देखो एक्स स्क्वायर को क्या कर दो, अलग कर दो। जब एक्स स्क्वायर अलग करते हैं तो इसके आगे गुणा में कितना बचता है भाई, माइनस का 3 बटा 2। तो यहाँ एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर गुणांक कितना, माइनस का 3 बटा 2। अब बात करते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना, प्लस का 5। अब मैंने पूछा अचर पद, तो आप अचर पद देख लो कितना, बराबर उस साइड कितना, प्लस का 10, तो ये अभी अचर पद नहीं है। अचर पद ये कब बनेगा, जब इसको कहां लेके जाए, इस साइड लेके आए, यानी पहले समीकरण को क्या लेके आना है, यानी इस बहुपद को व्यापक रूप में लेके आना है। और व्यापक रूप में तभी आता है जब बराबर में क्या हो, आपके इस साइड क्या हो, बराबर के अंदर 0 हो, क्या हो, 0, तभी वो इसका क्या माना जाता है, व्यापक रूप माना जाता है। तो आपको 0 इस साइड क्या करना है, जो भी आपका बहुपद या जो भी समीकरण है उस साइड आपका क्या होना चाहिए, बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए। क्या बराबर के उस साइड 0 है क्या, नहीं है, तो इसको कहां लेके, इस साइड लेके आओ। जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे, ये प्लस के साथ पक्षांतरण करेंगे, तो प्लस की संख्या सड़क क्या बन जाएगी, माइनस का 10, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब बताओ अचर पद कितना है, माइनस का 10, ठीक है। तो ये तो आपके क्या थे, गुणांक थे, क्या गुणांक। अब बात करते हैं शून्यांक, यानी शून्यांक क्या होता है,
शून्याकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं भाई शून्याक पर। शून्याक देखो, शून्याक या फिर मूल या फिर किसी चर राशि के मान, चर के मान, तीनों क्या है, एक ही शब्द है, तीनों क्या है, एक शब्द। अब शून्याक, मूल और चर राशि के मान क्या, देखो जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज यानी बहुपद, उसके अंदर क्या शब्द यूज लेंगे, शून्याक। लेकिन जो आपकी चौथी एक्सरसाइज आएगी आपकी कौन सी, द्विघात समीकरण, ठीक है, उसके अंदर क्या शब्द यूज लेंगे, मूल या फिर क्या बोलेंगे, चर के मान। तो तीनों क्या एक ही शब्द है। अब शून्याक या शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, शून्याक होता क्या है, शून्याक यानी मैंने बताया चर के मान। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कोई समीकरण एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का कितना लिख दिया, 16 लिख दिया, बराबर कितना लिख दिया, 0। अब मैंने कोई समीकरण दी और आपसे पूछा कि इसके शून्याक कितने होंगे, शून्याकों की संख्या कितनी होगी, तो आपको बिना सोल्व किए आपको क्या बतानी, संख्या। यानी कैसे बताओगे, मैंने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप जब आएगा क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन पे ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा कि इसके शून्याक कितने होंगे, आपसे पहला क्वेश्चन कितने होंगे ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो कितने होंगे पहले ये ज्ञात करना है, कौन कौन से होंगे वो बाद की बात है, पहले क्या ज्ञात करना है कि इसके शून्याक कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लिखा मैंने x प्लस का एक, मैंने लिखा x प्लस का कितना 5 बराबर में कितना रखा 0, ये आपको क्या समीकरण दी। एक मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर क्या रखा 0। एक मैंने रखा एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का कितना 10 बराबर 0, जो भी समीकरण है, ठीक है। इनसे आपका क्या पूछेगा, शून्याक पूछेगा, यानी शून्याक की संख्या कितनी होगी, मूलों की संख्या कितनी होगी, अब चर राशि के क्या होंगे, मान कितने होंगे। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, बिना सोल्व किए, आपको सोल्व नहीं करना, आप कैसे ज्ञात करो, देखो इसके अंदर देखो कि शून्याकों की संख्या निकालने के लिए इसमें क्या देखना पड़ेगा, चर राशि की घात। तो यहाँ x है और x की घात कितनी, यहाँ पे 1 है। जब x चर किसी चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो उसके शून्याक भी कितने होंगे, 1। कितने शून्याक होंगे, 1 शून्याक, 1 शून्याक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक क्या होगा, शून्यक होगा। अब यहाँ पे चर राशि अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 2 निकलेंगे, कितने, 2 शून्यक, कितने शून्यक, 2 शून्यक निकलेंगे, ठीक है, 2 शून्यक। अब बात करते हैं यहाँ पर चर राशि अधिकतम घात कितनी है, सबसे बड़ी पावर, अधिकतम घात में सबसे बड़ी घात कितनी है, देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सबसे इस पूरी समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इसके कितने शून्य निकलेंगे, 3 शून्य, कितने, 3 शून्य, यानी कितने मूल निकलेंगे, 3 मूल निकलेंगे, यानी x के जो मान निकलेंगे, x की बहुपद है ना ये, जब x की बहुपद है, x की त्रिघात समीकरण है, तो इसके कितने मान निकलेंगे, 3 मान निकलेंगे। x के कितने मान आएंगे आपको, 3, यहाँ से कितने मान आएंगे, 2, यहाँ से कितने मान आएगा, 1 मान आएगा। अब ये 1 कैसा आएगा, देखो यहाँ में लिखा x प्लस का 5 बराबर 0। अब ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x का ये प्लस माइनस का होगा, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5, और मैंने कितना बताया, 1 शून्य, तो कितना शून्य निकला, 1 ही, यानी x का मान कितना निकला, 1 निकला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, ये माइनस 16 क्या हो जाएगा, प्लस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, प्लस का 16। जब स्क्वायर का पक्षांतर करते समय क्या होता है, रूट, जब स्क्वायर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा आपका, रूट आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 16। जब x का स्क्वायर का उधर पक्षांतर करते हैं रूट बनता है, तो ये रूट के कितने मान आते हैं, 2 आते हैं, कितना, 1 प्लस का, 1 किसका, माइनस का, ठीक है। तो x बराबर ये कितना आ गया, 16 का रूट कितना होता है, 4, तो x के कितना मान हो गए, प्लस का, 1 किसका, माइनस का 4, यानी 2 मान हो गए। देखो ऐसे कितने मान, 2, यानी एक तो प्लस का 4, एक क्या होगा, माइनस 4, तो कितने मान है, 2, और मैंने कितने बताया, शून्य 2, ठीक है। तो इस प्रकार के आपसे शून्य निकलेंगे। तो ये थे आपके क्या, शून्य, ठीक है। चलिए आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन ना दे, आपको क्वेश्चन ना दे, आपसे पूछ लिया जाएगा रेखीय समीकरण दे दिया, आपको बोल दिया रेखीय बहुपद है, ठीक है, आपको बोला रेखीय बहुपद है, उसके क्या बताइए शून्य कितने होंगे। तो रेखीय बहुपद की अधिकतम घात कितनी, 1 होती है,
तो उसका शून्य भी कितना हो, 1। आपको बोला द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तभी उसका नाम क्या द्विघात बहुपद है, तो उसके शून्य कितने होंगे, 2। अब बोला आपसे पास त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद अधिकतम घात कितनी होती है, 3, तो उसके शून्य कितने होंगे आपके, 3। ठीक है, अब आपसे पूछे बहुपद, अब बहुपद के शून्य नहीं पूछ सकता आप, बहुपद शून्य पूछने से पहले आपको क्या देनी पड़ेगी, वो बहुपद देनी पड़ेगी। यानी x की अधिकतम घात कितनी, मान लो अगर x की अधिकतम घात 4 है तो उसमें शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। अगर x की अधिकतम घात कितनी 5 है तो उसके कितने शून्य निकलेंगे, 5। यानी x के कितने मान निकलेंगे, 5, या फिर मूल कितने निकलेंगे, 5। यहाँ पे मैं चाहे एक शून्य बोलूं या फिर एक मूल बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, मूल या फिर शून्य एक ही शब्द है। मूल का मतलब भी क्या, x का मान, और शून्य का मतलब भी क्या, x का मान। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे अलग शब्द प्रयोग करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज नंबर कौन सी, 2 बहुपद, उसके अंदर आपका कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, शून्य। और वही एक्सरसाइज आपकी कौन सी, दूसरी सॉरी चौथी, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, ये अच्छी तरह पढ़ अगर ये अच्छी तरह क्लियर होते हैं तो आपके जो चौथी एक्सरसाइज है आपकी बहुत क्या लगेगी, आपको इजी लगेगी। ठीक है, तो उसके अंदर सब क्या लेंगे, मूल है, दोनों एक ही चीज। चलिए आगे चलते हैं भाई। और क्या पूछ सकता है आपसे, कि आपसे पूछा कि कोई बहुपद है उसकी घात कितनी है, बहुपद की घात। ठीक है, घात यानी किसी बहुपद की डिग्री। अब आपसे पूछ ले, कोई क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछा कि इस बहुपद की घात कितनी है या फिर डिग्री कितनी है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसकी घात कितनी होगी, तो घात का मतलब क्या, इसका जो नाम है, नाम क्या है इसका, अधिकतम घात। घात कितनी, घात उतनी होगी जो इसकी अधिकतम घात है। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी, 1 है, तो इस समीकरण की यानी इस बहुपद की घात कितनी होगी, 1। ठीक है, और इस अधिकतम घात के अनुसार इसका नाम क्या पड़ा, आपको पता ही है, क्या है ये, रैखिक बहुपद या फिर रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए ये मैंने लिखा आपके 2x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस कितना 10। तो इस समीकरण के अंदर इसकी घात कितनी है, तो घात क्या देखनी है, घात मतलब इसकी अधिकतम घात वो कितनी है, 2। तो इस पूरे समीकरण की घात कितनी है, 2 होगी। कितनी होगी, 2। और इस अधिकतम घात के अनुसार इसका नामकरण पड़ा, क्या नामकरण है इसका, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो घात क्या होगी, इसकी अधिकतम घात होगी, वो इसकी पूरी समीकरण क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं आपके गुणनखंड। और आपसे क्या पूछ सकता है, गुणनखंड। गुणनखंड यानी कोई समीकरण दे दी, मान लो x प्लस का कितना 5। ठीक है, और आपसे पूछा इसके गुणनखंड कितने होंगे, आपको पूछा कि 2x स्क्वायर। ठीक है, या x स्क्वायर माइनस का 16 बराबर कितना 0। आपसे पूछा कि x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 15x और बराबर 0। ठीक है, आपको दे दिया कि x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का कितना आपका 27x और माइनस से कितना 100 बराबर 0। और आपसे पूछा, क्या पूछेगा कि इन इस समीकरण के गुणनखंड कितने हैं, इस समीकरण के गुणनखंड कितने होंगे, कौन से होंगे वो नहीं, वो तो आगे की बात है। पहले आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी इसके गुणनखंड कौन कितने होंगे, संख्या कितनी होगी इन गुणनखंडों की। ठीक है, तो अब उसी में वही बात करनी है कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इसके गुणनखंड कितने होंगे, 1। कितना गुणनखंड, 1 गुणनखंड। तो इस समीकरण का 1 गुणनखंड होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका रेखीय बहुपद है उसका गुणनखंड कितना होगा, अधिकतम 1। कितना होगा, 1। ठीक है, अब आपकी कौन समीकरण आपको पता है कि अधिकतम घात 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो इसके अधिकतम घात 2 है, तो इसके गुणनखंड कितना, अधिकतम गुणनखंड कितना होंगे, 2। तो कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड इसके 2। यहाँ अधिकतम घात कितनी, 3, यानी त्रिघात समीकरण, तो इसके अधिकतम गुणनखंड कितने होंगे, 3। यहाँ भी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसके अधिकतम गुणनखंड कितने होंगे, इसके भी कितने होंगे, 3। तो अधिकतम घातों के अनुसार इनके क्या किए जाते हैं, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो अब बात करते हैं कि ये ग्राफ कैसा होता है, यानी आलेख।
जो आपकी रेखिक समीकरण है, क्या है रेखिक समीकरण, उसका ग्राफ कैसा होगा, और आपके क्या है रेखिक समीकरण या फिर रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद का आपके ग्राफ कैसा होगा, देखिए भाई रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होगा। देखो मान लो कि रेखिक बहुपद का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी रेखिक बहुपद दे दी, जैसे मान लो आपको दी x प्लस का 5, ठीक है, कोई भी दे दी, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इधर देखो इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, x ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, जब माइनस का 5 हो तो x का मान कितना हो गया माइनस का 5। जब इसका आप ग्राफ बनाओगे, मान लो कि आपकी क्या है x अक्ष है, ये आपके y अक्ष है, और ये आपकी कौन सी अक्ष है x अक्ष, यानी जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा आपकी क्या होती है y अक्ष होती है, और ये आपकी क्या होती है जो क्षैतिज रेखा है उसको क्या बोलते हैं अपने y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मान लो कि x का मान कितना -5, x का मान -5 कहाँ होगा बताओ मुझे, यहाँ इस लाइन के ऊपर होगा क्या, नहीं, ये तो यहाँ तो y के मान है, तो x का मान -5 लगभग मान इस भाई आपका 0 यानी मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु किस साइड होगा, तो लगभग मान लेता मैं यहाँ है, तो ये आपका क्या -5 हो गया, कितना हो गया -5। जब ये -5 है यानी इस रेखा से जा रही है, तो ये बताओ सीधी रेखा है कैसी है, मान लो अगर मैं चाहे रेखा यूं खींचूं चाहे रेखा यूं खींचूं, ठीक है, ऐसे खींच दी, चाहे रेखा में यूं खींच दूं, तो ये एक कैसी रेखा बनेगी आपके, ये आपको बनेगी सरल रेखा, बनेगी नहीं बनेगी, जब सरल रेखा बने इसका मतलब जो आपका रेखिक बहुपद है, ठीक है, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा सरल रेखी, क्या बनेगा सरल रेखी या फिर सरल रेखा, क्या बनेगा सरल रेखा। ठीक है, उसी प्रकार आपका कौन सा द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा, देखो ऐसा, हमेशा कैसा बनेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, हो सकता है ऐसा बन जाए ऐसा। ठीक है, अब ग्राफ निर्भर करता है कि वो जो आपकी द्विघात बहुपद है, ठीक है, किस में द्विघात बहुपद, यानी y की द्विघात बहुपद है या फिर x की द्विघात बहुपद। अगर x की द्विघात बहुपद है तो ऐसे आपका ग्राफ बनेगा। ऐसे ग्राफ का मतलब क्या है कि जैसे आपका यहाँ पे दिया है कि आपका रेखिक बहुपद का ग्राफ, ठीक है, रेखिक बहुपद सरल रेखीय बना, यानी आपको y अक्ष जो आपका x अक्ष है उसको कितनी बार काटेगा, एक बार, कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा। अगर कोई सरल रेखीय बहुपद है, रेखिक बहुपद है, उसका ग्राफ हमेशा क्या सरल रेखा बनेगा। उससे आप शून्य पूछे तो शून्य कितने होंगे, एक का मतलब क्या है कि ये जो आपका सरल रेखा है, ठीक है, रेखिक बहुपद है, जो भी ग्राफ इस x अक्ष को कितनी बार काटेगा, एक बार। अगर कोई x अक्ष की बहुपद x अक्ष रेखिक समीकरण है तो, ठीक है, और अगर y अक्ष की आपके क्या है y चर की अगर रेखिक समीकरण है तो ग्राफ कैसा होगा, इसको y अक्ष को कितनी बार काटेंगे, एक बार। ठीक है, तो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। और आपको पता है कि रेखिक बहुपद है उसके शून्य कितने होते हैं, एक शून्य होता है, उसके एक है, तो आपको कितनी बार काटेगा, x अक्ष को कितनी बार काटेगा, एक बार। अगर x अक्ष की बहुपद है तो x की बहुपद है तो, और अगर y की बहुपद है तो y अक्ष को कितनी बार काटेगा, एक बार। ठीक है, उसी प्रकार आपके द्विघात बहुपद कितने शून्य, 2, तो इसका मतलब आपको कितने 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 बिंदुओं पर काटना चाहिए, 2 बिंदुओं पर। अगर x की बहुपद है तो यहाँ x अक्ष को कितनी बार काटेंगे, 2, देखो ये घेरा और एक घेरा, ठीक है, और अगर y की बहुपद है तो y को कितनी बार काटेगी, ऐसे 2 बार काटेगी। ठीक है, क्योंकि 2 शून्य निकाल लेना। शून्य कैसे ज्ञात करोगे, अगर कोई ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा जाए इसके शून्य कितने होंगे, तो आपको देखना है कि वो किसकी बहुपद है, x की है कि y की है। अगर x की बहुपद है तो आपको देखना है कि कोई ग्राफ है x को कितनी बार काट रहा है, यानी कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, और अगर y की बहुपद है तो आपको देखना है कि कोई ग्राफ दे रखा है वो y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, उतने क्या होंगे, शून्य होंगे। तो मान लो कि मैंने यहां पूछा है कि x अक्ष की बहुपद है, ठीक है, x की बहुपद है, तो जब x की बहुपद है, ठीक है, तो x अक्ष को कितनी बार काट रही है भाई, 2 बार, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 बार। तो 2 शून्य तो समीकरण कौन से बने, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ग्राफ कैसा ऐसा, और इसे क्या बोलते हैं, परवलयकार। यानी द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, परवलयकार होगा। क्या होगा, परवलयकार। तो ग्राफ से भी पूछा जा सकता है कि आपको ग्राफ दे दिया और इसके शून्य कितने होंगे, तो आपको देखना है किसका ग्राफ पूछा है, ग्राफ किसका दे दिया गया है, x अक्ष के बारे में पूछा है, y x के बारे में पूछा है, y के बारे में पूछा है। ठीक है,
तो एक्स के बारे में पूछा था, आपको देखना है कि वो एक्स कोई ग्राफ वो एक्स को कितनी बार काट रहा है, तो उसके उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने थोड़ा, तो ये तो आपके क्या था, ग्राफ आलेख। ठीक है, अब बात करते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी द्विघात बहुपद सामान्य रूप में कैसे लिखी जाती है, तो ऐसे लिखी जाती है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका क्या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी जो भी आगे क्वेश्चन करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्या आपकी द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद से रिलेटेड यानी संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो आपको ये द्विघात बहुपद की व्यापक रूप आप क्या रखना है, याद रखना है। ये जो आपका द्विघात व्यापक रूप है आपका दूसरे एक्सरसाइज के अंदर भी काम आएगा, और आपकी कौन सी एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज, जिसका नाम ही क्या आपके द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसका नाम व्यापक रूप क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का क्रम क्या होता है, द्विघात बहुपद का क्रम यानी किस क्रम में लिखी, कोई भी बहुपद, द्विघात बहुपद नहीं, कोई भी बहुपद हो वो किस क्रम में लिखी होती है, तो इस क्रम में लिखी हुई, किस क्रम में, घातों का अवरोही क्रम, घातों का क्या होता है, अवरोही क्रम, अवरोही। अब आपको आरोही और अवरोही तो पता होगा, अवरोही का मतलब क्या आपका घटता क्रम, ठीक है, और अवरोही का मतलब क्या आपका घटता क्रम, और आरोही का मतलब क्या है, आरोही। ये तो आपका क्या है, घटता क्रम, घटता क्रम, और एक शब्द होता है आपके आरोही, उसका मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। ठीक है, यानी छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। तो हमेशा जो आपका द्विघात बहुपद दे दो या फिर बहुपद का जो व्यापक रूप है हमेशा कैसा होगा, घातों का अवरोही क्रम। जैसे देख लो, यहाँ पे देख लो, कोई भी ये रहा द्विघात बहुपद व्यापक रूप है, घातों का अवरोही क्रम है। कैसे देख लो, यहाँ पे चर राशि कौन सी है, x है, और चर राशि अधिकों का कितनी 2 है, यहाँ कितनी 1 है, यहाँ कितनी है, नहीं है, कोई चर राशि नहीं, इसका मतलब इसकी घात कितनी थी, 0 थी। 0 कैसे, मान लो कि c के गुणा, c आपका क्या अचर है, तो c गुणा मान लो x था, उसकी गुणा उसकी घात कितनी थी, 0 थी। और आपको पता है किसी भी चर राशि की अगर घात 0 है, ठीक है, उसका मान कितना होता है 1, और c को अगर 1 से गुणा करो वापस क्या आएगा c, तो यहाँ पे क्या आएगा c आ गया, क्या आ गया c। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमेशा जो आपका बहुपद होगा वो किस रूप में होगा, जो आपका व्यापक बहुपद है वो हमेशा क्या होगा, घातों का अवरोही क्रम के अंदर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर पूछा जा सकता है कि किसी भी बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो किस क्रम में होता है, तो किस क्रम में होता है, घातों का अवरोही क्रम के अंदर होता है। ठीक है, तो लगभग हमने आज क्या कर लिया, इसको जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर इसको वापस इसको क्या कर लीजिए, पीछे करके देखिए। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए क्या है, इतना ही। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट लेक्चर था आपका आज का, और नेक्स्ट में मिलेंगे, आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, धन्यवाद।